हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जाद अली और आप देख रहे हैं ग्लोबल नेटवर्क मीडिया। ग्लोबल नेटवर्क मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा व्लॉग है वो ईरान और यूएसए के बीच जो एक वार चल रही थी उसका सीज फायर के बारे में है और हम कुछ एविडेंसेस की बेस पे ब्लैक एंड वाइट कुछ एविडेंसेस मैं आपको शो कराऊंगा और फिर आप डिसाइड करेंगे कि आइदर ये सीज फायर कितने दिन के लिए है, क्या ये कामयाब होगा या एक टेम्परेरी सीज फायर है। ऑन द अदर हैंड, क्या ये क्रेडिट पाकिस्तान को लेना चाहिए, क्या ये क्रेडिट चीन को जाता है और एनी अदर कंट्री को। Israeli war on Iran is expanding, systematically destroying Iran's military, blowing up its missiles and killing its leaders. President Trump saying it could last 4 to 5 weeks. We will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. The Pentagon today announcing it's sending more troops and fighter jets to join the operation, which President Trump launched at 3:38 p.m. on Friday. The president directed, and I quote, "Operation Epic Fury is approved. No aborts. Good luck." Close quote. But the war is also spreading to new countries with new risks. In Saudi Arabia, drones targeting the U.S. embassy in the capital Riyadh, a fire breaking out there. A Saudi official telling NBC News there were no injuries. In Kuwait, 3 U.S. fighter jets were shot down and seen. फायर है ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कुछ घंटे पहले अपने ट्विटर के ऊपर ये रिक्वेस्ट की थी डोनाल्ड ट्रंप से। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि इसको 15 डेज के लिए आप मुलतवी कर दें। एंड अपेरेंटली ये पूरी तरह अभी तक ये क्लियर नहीं है और इसके जवाब में रिस्पॉन्ड में ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ऑयल और गैस की जो ट्रांजिट है उसकी परमिशन देगा। इसकी बहुत सी मालूमात जो हैं वो हमारे सामने हैं और कुछ मालूमात और इन्फॉर्मेशन जो आने वाले वक्त में हमारे सामने आएंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, नो डाउट पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस स्टेज पर हमें ये होपफुल होना चाहिए कि एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट करना चाहिए। कुछ एविडेंसेस न्यूयॉर्क हेडलाइंस की बेसिस पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। ऑन द अदर हैंड हम ये डिसाइड करेंगे कि खुद यूएसए के अंदर और दुनिया के अंदर किस किस्म की तशवीश और प्रेशर था और डोनाल्ड ट्रंप के जहन के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप की मिलिट्री के ऊपर, रिपब्लिकन पार्टी पे, अमेरिकन मीडिया पे, सिविलियन पे और सिविल सोसाइटी पे किस किस्म के प्रेशर्स थे और कैसे ये फील किया जा रहा था कि अमेरिका के सदर एक ऐसे शख्स हैं जो जहनी तौर पर बिल्कुल इस ऑफिस के मामलात और डायनामिक पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो ये तफसीलात आने वाले वक्तों में आपके सामने शेयर की जाएंगी। तो अभी तक की जो मालूमात हैं इसमें ये खदशा भी देखने में आया है डिफरेंट सर्कल से कि डोनाल्ड ट्रंप एक खास किस्म के प्रेशर का शिकार थे। उन्होंने एक स्टैंड तो ले लिया हुआ था, लेकिन चूंकि हमेशा इससे पहले उन्होंने जब भी ऐसा स्टैंड लिया ट्रेड के मामलात में, हिंदुस्तान के साथ स्टैंड लिया, यूरोप के साथ स्टैंड लिया, चीन के अलावा दुनिया की तमाम ताकतों ने उनके सामने सरेंडर कर दिया था। ग्रीनलैंड पे यूरोपियंस के सामने उन्होंने सरेंडर किया, वेनेजुएला ने उनके सामने सरेंडर किया। ऑन द अदर हैंड हर ट्रेड के मैटर में ब्रिटानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या कोई भी कंट्री हो, तो उन्होंने मैक्सिको हो, कनाडा हो, ब्राजील हो, तो इन्होंने उनके सामने सरेंडर किया, उनके सामने उनकी बात को एक्सेप्ट किया। अगर किसी ताकत ने सरेंडर नहीं किया था तो वो चीन ने नहीं किया था, जिसके साथ उनके मामलात मैटर्स पेंडिंग है, वहां पे उनको रिलीफ देनी पड़ी। एंड दिस इज अ सेकंड मैटर कि जहां पे उनके मुतालबात, जिस किस्म के मुतालबात उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, ईरान के मौजूदा निज़ाम और हुकूमत ने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार किया, डिनाई किया। हम बहुत दफ़ा इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर चुके हैं और ये मामलात इस किस्म के हैं कि ईरान किसी सूरत इनके इन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकता और वो एक सीसा लाई हुई दीवार इनके सामने साबित हुआ है। अभी तक के मामलात में ईरान ने सरेंडर नहीं किया और ये ईरान की एक कामयाबी है कि उन्होंने इतनी बड़ी ताकत को जो है ना घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो ये मामलात हम डिस्कस करते हैं अपने इस व्लॉग में और ये सिचुएशंस आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे, ब्लैक एंड वाइट एविडेंसेस की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि मैं किसी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और एक जर्नलिस्ट, एक छोटा सा जर्नलिस्ट, मीन कीन ऑब्जर्वर, इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट होते हुए मैं कुछ एविडेंसेस आपके सामने रख रहा हूं और इन एविडेंसेस की बेस पे आप खुद डिसाइड करेंगे कि आइदर कॉमन पीपल के लिए अभी तक का जो एक क्रिएट किया गया है कि ये पाकिस्तान के वजीर आजम को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सीज फायर किया है। ऑन द अदर हैंड इन दीज बेसिस आप इन एविडेंसेस की बेसिस पे खुद डिसाइड करेंगे।
जो कुछ भी पिछले कुछ घंटों में हुआ है ये बहुत ही एक वास्ट किस्म की डिस्कशन है जिस पे आप चाहें तो एक बहुत बड़ी डिस्कशन कर सकते हैं। तो एट द 11th आवर आपने इस जो है ना मोमेंट को क्या किया है, देखा है कि ये जंग रुक गई है और डेफिनेटली जाहिर सी बात है हमारी राय और कॉमन पीपल्स की जो राय है अभी तक की वो ये है कि जो मुल्क जीता है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ऐसा प्लेयर है जिसने ना तो इस जंग में हिस्सा लिया, ना कोई फायर किया, ना इसकी सरजमीन पे कोई ऐसा सीज फायर हुआ, लेकिन जीत विक्ट्री पाकिस्तान की हुई है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि 5 घंटे के बाद 5 बजे के बाद वो बमबारी करेंगे और उन्होंने एक गालम गलोच और ट्वीट में एक पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने की बात की थी। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक बात है लेकिन ऐसा होने जा रहा है। सिचुएशन इस हद तक डिफिकल्ट हो चुकी थी और ईरान भी अपनी तरफ से तैयार था, उसने भी कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और रात के 12 बजे के आसपास प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये ट्वीट किया। ये शहबाज शरीफ की तरफ से एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend the deadline for 2 weeks. Pakistan in all sincerity requests the Iranian brothers to open Strait of Hormuz for a corresponding period of 2 weeks as a goodwill gesture. We also urge all warring parties to observe a ceasefire everywhere for 2 weeks to allow diplomacy to achieve conclusive termination of war in the interest of long-term peace and stability in the region. ये था शहबाज शरीफ का ट्वीट। अब हम इसको अगर उर्दू में मैं ट्रांसलेट कर दूं, कुछ बता दूं आपके सामने। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात का अमल जारी है और हम लोग अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए दोनों साइड्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी दोनों साइड से सीज फायर करें और इन 2 वीक्स ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले और अमेरिका जो है ये बमबारी बंद करे और डेडलाइन जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी हुई है इसको 2 वीक्स के लिए आगे लेकर मुलतवी किया जाए। तो रात को 12:17 पे ये ट्वीट हुआ और 5 बजे की डेडलाइन मौजूद है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और दिस इज 11th आवर टाइम। उसके बाद वजीर आजम हाउस हो, पाकिस्तान का कैपिटल हो, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की मिलिट्री हो, तो ओवरऑल मरकज़ निगाह बना हुआ था। ओवरऑल वर्ल्ड जो थी इस पे ऑब्जर्व करके देख रही थी कि आदर होता क्या है। हर कोई उम्मीद लगा के बैठा था कि पाकिस्तान इसमें क्या रोल अदा कर सकता है और पाकिस्तान का रोल एक पॉजिटिव रोल रहा है और होना भी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये एक गुड जेस्चर है पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। ये एक बहुत बड़ा कदम है तो इसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। बट कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे अंडरस्टैंड करते हैं कि आइदर ये क्या इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का अमेरिका पे या डोनाल्ड ट्रंप पे कि उन्होंने मजबूर होकर ये किया है, या इसके पसे पर्दा कुछ और हकायक हैं, तो इनको जानते हैं। अब शहबाज शरीफ का जो ट्वीट है इसके कुछ देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो डेडलाइन थी वो ख़त्म होने के करीब थी। तो अबाउट 1.5 आवर इसको डेडलाइन को ख़त्म होने के करीब था और फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है और डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी सदर ने यह कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर वो ईरान के खिलाफ जो तयशुदा हमला है उसको 15 डेज के लिए मुलतवी करने के लिए आमादा है, बशर्त ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए। उनके मुताबिक ये 2 तरफा जंग बदी होगी। सदर ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती मुआहदे तक काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ट्वीट के अंदर ये कहा कि ईरान की जानिब से 10 नुकाती तजवीज़ मौसूल हुई है जो मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अमरीकी सदर के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट्स पे वो हो चुका है, कंप्रोमाइज़ हो चुका है और बतौर सदर एंड मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे के तौर पे इस दरीना मसले के हल के करीब पहुंचना एक बहुत एजाज़ की बात है उनके लिए। ये थी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट कि मुझे जंग बंदी कबूल है। उसके बाद स्टेटमेंट आता है ईरान की तरफ से। ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट आता है वो इराक़ची स्टेटमेंट है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की सुप्रीम नेशनल कौंसिल की जानिब से वो बयान है, मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से खिते में जंग के खात्मे अपने प्यारे भाइयों इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तारीफ़ करता हूँ। शहबाज शरीफ की अपने ट्वीट में की गई बिरादराना रिक्वेस्ट पर उनके जवाब में और अमरीका की तरफ से अपने 15 नुकाती मनसूबे की दरख्वास्त के साथ
सदर ट्रंप की जानिब से जो मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर ईरान के 10 नुकाती मंसूबे को जो अमूमी फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करने के ऐलान के पेश नज़र मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल कौंसिल की जानिब से दर्ज झैल ऐलान करता हूँ। अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज अपनी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देगी। 2 हफ्ते की मुद्दत के लिए ईरान की मुसल्लह अफवाज के लिए हम आहंगी और तकनीकी हदूद को मद्देनजर रखते हुए आबनाए हर्बल्स के जरिए रास्ता महफूज मुमकिन बनाया जा सकेगा। ये स्टेटमेंट थी ईरान की तरफ से। इसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट्स भी देखने में आती हैं जो एविडेंसेस की बेस पे हम आपके सामने रखते हैं कि ईरान की शराइत कौन सी हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा स्टेटमेंट जो है वो है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसका है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जो उनका स्टेटमेंट है कि दुश्मन को मुजरमाना जंग में नाकाबिल तरदीद तारीखी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका को 10 नकाती मनसूबा एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया। तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से अदम जारियत की गारंटी देना शामिल है। आबने हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को बहाल रखने की तजवीज़ शामिल है। जो यूरेनियम की अफजूदगी है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तमाम पाबंदियों को ख़त्म करना पड़ेगा और सलामती कौंसिल और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की तमाम करारदादों को ख़त्म करना। अब इस सारी सूरत हाल में ये भी देखना है कि एक जो ओवरऑल कैरेक्टर रहा है, एक किरदार रहा है, वो एक घटिया किरदार इजराइल का रहा है। अब देखना यह है कि क्या वो भी इस सीज फायर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि क्या अब इस सीज फायर को आप कंसीडर करते हैं कि क्या अमेरिका कन्विंस कर पाएगा इजराइल को कि वो भी जो जारहियत है और बमबारी है उसको स्टॉप करे। अब जैसा कि आपको अंदाजा है कि इसको फ्रेम इस तरह से किया गया है कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 15 डेज की रिक्वेस्ट की और उन्होंने इसको एक्सटेंड करने के लिए कहा हम ईरान को इस पे कन्विंस कर लेंगे। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और एक अच्छा रोल है पाकिस्तान की तरफ से, इसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और मानना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप देखें कि ना डेफिनेटली एक एक्सेस है डोनाल्ड ट्रंप तक पाकिस्तान गवर्नमेंट को एज वेल एज पाकिस्तान शहबाज शरीफ की बात उन तक पहुंचाना और उनको कन्विंस करना मेरे ख्याल से एक रोल है पाकिस्तान का डेफिनेटली। बट यहाँ पे देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये एक रिक्वायरमेंट थी, ये इतना सिंपल नहीं है मैटर कि पाकिस्तान कोई परसुएट कर दिया उसने डोनाल्ड ट्रंप पे, या पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट थी डोनाल्ड ट्रंप को माननी पड़ गई है, वो कंपेल हो गए हैं, या पाकिस्तान का कोई इस किस्म का इन्फ्लुएंस है डोनाल्ड ट्रंप पे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। असल में डायनामिक्स को समझना पड़ेगा। ये जो रिक्वेस्ट की थी शहबाज शरीफ साहब ने डेफिनेटली करनी भी चाहिए, एक पॉजिटिव रोल है, ये एक बेस्ट ऑप्शन था जिसे आप अप्रिशिएट करते हैं और हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ है। तो लेकिन ये है कि ये एक डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उन पे ऊपर बेइंतहा प्रेशर था जो अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से, मीडिया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं जो आपके सामने शो हो रहे हैं, इनकी बेसिस पे वो किस तरह प्रेशराइज हो चुके थे और कैसे जो है ना क्या कहते हैं यहाँ पे विद द थ्रेट टू वाइप आउट ईरान सिविलाइजेशन, ट्रम्प्स ने जो एक वो स्टेटमेंट यहाँ पे एक आई है, गोज बियॉन्ड ब्लेस बस्टर। ये एक रिपब्लिकन एक सपोर्टर हैं ट्रंप के, उन्होंने ये कहा कि अब बहुत हो गया है, अब जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये अब ये एक सिंपल बात नहीं रही है, ये बहुत सीरियस और संजीदा बात है, कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ डेमोक्रेट्स बोले हैं सदर के खिलाफ, ज़्यादातर आपको पता है नहीं बोले, लेकिन कम अज़ कम इस वक्त जो सूरत हाल थी अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम, अब यहाँ पे जो 25% डेमोक्रेटिक जो कांग्रेसमैन हैं और डिफरेंट जो लेजिस्लेटर हैं, उन्होंने इस सूरत हाल को देखते हुए कि प्रेसिडेंट को आर्टिकल 25 ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकी इम्पीचमेंट होनी चाहिए, और वो ये ऑप्शन भी रख रहे हैं कि या उनको कांग्रेस इम्पीच कर दे या उनकी खुद जो कैबिनेट है वो उन्हें इम्पीच कर दे। ये कैबिनेट कैसे करेगी, डेफिनेटली उन्हें हिम्मत करनी चाहिए, ये उनका ओपिनियन है, और वो डोनाल्ड ट्रंप को हटा दे क्योंकि इनकी जहनी सूरत हाल ठीक नहीं है।
तो यहाँ पे देखें कि 300 साइकोलॉजिस्ट जो फेमस अमेरिका के हैं, उन्होंने अक्टूबर 2024 में इलेक्शन से अबाउट 15 डेज पहले न्यूयॉर्क टाइम में एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकाला था। उसमें उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मेंटल हालत है, सूरत हाल है, ये इम्प्रूव नहीं हो रही, ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है और उनके उम्र के तकाजे के मुताबिक ये अपनी प्रेसिडेंसी शायद मुकम्मल नहीं कर पाएंगे और दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे। वो प्रॉब्लम अब आपके सामने आ चुका है कि 25% डेमोक्रेट्स ये कह चुके हैं कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होनी चाहिए, प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटा देना चाहिए, एक्सपेल कर देना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से प्रेसिडेंसी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे अमेरिका भी खराब हो रहा है और उसके इंटरनेशनल जो इन्फ्लुएंस है उसमें भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। अब डिसाइड करना आपके लिए ज़रा इजी होगा कि अब आपने देखना है कि यहाँ पे ईरानियन मिलिट्री को भी अगर देखा जाए तो उन्होंने भी यही कहा है कि इफ़ प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉलोज दीज थ्रेट्स, तो ईरानियन मिलिट्री जो है वो भी क्या करेगी, यूनाइटेड स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने पे टारगेट करेगी और ये किसी किस्म की जो उनकी ऑयल और गैस की वो हैं रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगी। मीन कि ईरान अभी तक पीछे नहीं हटा, ईरान अपने उस पर स्टैंड कर रहा है और उसने इसको घुटने टेकने पे मजबूर किया है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं उसे सिर्फ और सिर्फ आप उस वक्त अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आप डोनाल्ड ट्रंप की बात को पाकिस्तान के ऊपर ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ग्रैंड फ्रंट जीटी रोड से लाहौर के अंदर जो उनको तबाह कर दूंगा जो, और दूसरा ये है कि जो रेलवे ब्रिज है लाहौर को कनेक्ट करता है पाकिस्तान के साथ उसे मैं तबाह कर दूंगा, जो मोटरवे है M2 उसके ऊपर जो ब्रिजेस हैं मैं उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, चनाब के ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जेहलम के ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, अटक से आगे खैराबाद का जो ब्रिज है जीटी रोड पे उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, अटक के ऊपर जो मोटरवे का ब्रिज है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के रेलवे ब्रिजेस हैं, पुराने ब्रिजेस हैं, मुख्तलिफ शहरों को कनेक्ट करते हैं, खाइयों और दरियाओं के ऊपर हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब क्वेटा बलूचिस्तान में जितने ब्रिजेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसे कहते हैं कि जहां पे सिचुएशन आपके सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप इन ब्रिजेस के अलावा कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है मैं मंगला को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तरबेला को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं वासा को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ये जितने भी छोटे बिजली घर हैं मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ये वो चीज़ थी बुनियादी तौर पर वो फाइनली कह रहे थे, जो फाइनली दुनिया को समझ आई है कि असल में वो कह क्या रहे हैं। तो दोबारा से अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें तो मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंड करने में और डिसीजन करने में आसानी होगी कि किस तरह एक प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप पे और उन्हें स्टेप बैक होना पड़ा। तो इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कुछ घंटे पहले रशिया और चाइना ने डबल वीटो इस्तेमाल किया, जहां बहरीन ने एक रेजोल्यूशन लाई थी कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की एक डिफेंसिव फोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए उन ममालिक के लिए जो उसको खोल सकें, अदरवाइज़ एक रास्ता बनाया जा सके। जिस तरह से लीबिया को तबाह करने के लिए उस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक लिमिटेड रेजोल्यूशन लाई थी बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका ने, और उस वक्त चीन और रूस को भी ये कन्विंस किया गया कि ये एक लिमिटेड चीज़ होगी, हम सिर्फ लीबिया की सिविल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कर्नल कज़ाफ़ी की फ़ौज से, एयरफोर्स से उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है, और फिर पूरी फ़ौज और एयरफोर्स को तबाह कर दिया गया। और ये जो है ना वो दिन था, और आज का दिन देखें रूस और चीन कभी भी अमेरिका के हैं किसी भी बात पे कन्विंस नहीं होते और ट्रस्ट नहीं करते, ये बहुत ही मुश्किल रहता है उनके लिए। तो उन्होंने इसको डबल वीटो कर दिया है। पाकिस्तान इसमें एब्सेंट रहा है, 11th ममालिक ने इस अमेरिका और बहरीन की सपोर्ट की, पाकिस्तान ने इसमें एब्सेंट रहा है। 15 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान एक टेम्परेरी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के एक टेम्परेरी मेंबर है, तो दोनों ने इसको वीटो कर दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने रशिया और रशिया की पोजीशन जो लैंग्वेज इख्तियार की गई वो बहुत स्लिपरी सी है, और तो तेहरान को अगर देखा जाए वो दिन ब दिन खाली होता जा रहा है। ये तेहरान के ओवरऑल देखें तो इतना बड़ा एग्जिट पहले नहीं देखा गया जो तेहरान से अभी हुआ है। ये वो हेडलाइंस हैं जिनकी बेसिस पे आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि कैसे जो है ना सीज फायर हुआ और किस तरफ आप चीज़ों को देख रहे हैं। अब ये वो हेडलाइंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये हेडलाइंस इनकी बेसिस पे आप देखते हैं, अंडरस्टैंड करें कि डेमोक्रेट्स कंडेम्स ट्रम्प्स थ्रेट टू एंड अ होल सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे देखें कि सिचुएशन कुछ इस तरह की बन चुकी है। इसमें देखें डेमोक्रेट्स फोर्सफुली कंडेम दिस एक्ट
एंड दे सिंपली सेड दैट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कहा कि उसको रिमूव फ्रॉम ऑफिस होना चाहिए और उसकी मेंटल फिटनेस पे क्वेश्चन उठाए हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम की हिस्ट्री आपके सामने है, इनकी बेसिस पे आप ब्लैक एंड व्हाइट में एविडेंसेस आपके सामने नजर आ रहे हैं कि ये एविडेंसेस की बेस पे हम बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे क्रिएट हो चुका था, बिल्ड हो चुका था, जिसकी बेस पे उनके लिए मजबूरन ये स्टेप बैक होना पड़ा। तो अभी देखते हैं कि इसमें मजीद क्या होता है आगे आने वाले वक्तों में और कैसे इसको लेकर चला जा सकता है। Some Republicans went concerned as their party backs Trump's Iran threat. तो यहाँ पे देखें कि क्योंकि वो ईरान उनकी पार्टी है, ट्रंप की ज़्यादातर उनमें से चुप रहे, लेकिन उनमें से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है। यहाँ पे एक और जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, टकर कार्लसन ने जब डोनाल्ड ट्रंप को वो क्रिटिसाइज करते हैं तो उन्होंने कहा कि ईस्टर को उन्होंने ब्लडी ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया है और एक ईस्टर जो क्रिश्चियन तहजीब का एक सेक्रेड और इम्पॉर्टेंट एक क्रिसमस की तरह एक त्यौहार है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी सेक्रेडनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और बिल्कुल इसका एक लिहाज नहीं रखा। तो कैसे एक अमेरिका जो एक सुपर पावर है वो एक सिविलाइजेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि टकर कार्लसन की अहमियत और पॉपुलैरिटी को जानते हैं और वो उनके सपोर्टर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे बात करते हुए कहा कि टकर कार्लसन इज अ मैन ऑफ लो IQ। तो यहाँ पे देखें कि इस किस्म की सिचुएशन बन चुकी है कि इससे आगे हम देखेंगे कि इजरायली मिलिट्री की अगर बात करें तो वहाँ उनकी तरफ से अभी तक जारी है हमले। तो हम इस चीज़ 5 को किस हद तक कामयाब समझते हैं या आप किस हद तक इसको देखते हैं, तो ये सिचुएशन आने वाले कुछ घंटों में आपको क्लियर होती जाएगी। तो ये एक वर्ल्ड वाइड रिएक्शन था जिसकी बेस पे डोनाल्ड ट्रंप पे एक प्रेशर इंक्रीज हुआ और वो इसकी बेस पे स्टेप बैक हुए। तो यहाँ पे सिचुएशन आपके सामने है। इन सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए तो ये कैसे रिपब्लिकन पार्टी उनके थ्रेट से कैसे ये मुतासिर हो रहे हैं ओवरऑल, अगर असल कहानी की मैं बात करूँ तो ट्रंप की जो थ्रेट्स हैं, तो ये मैं आपके सामने एक आर्टिकल जो है ना वो शो कर रहा हूँ, ये आप देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रंप्स थ्रेट ऑफ वार ट्राइम्स इंटेंसिफाई द प्रेशर ऑन जनरल कैन। और जनरल केन के पे जो प्रेशर है, ये आर्टिकल बहुत डिटेल आर्टिकल है, रिटन बाय ग्रेग जेफे की तरफ से है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को कोट भी किया गया है। ये आर्टिकल हमें बताता है कि जनरल केन के ऊपर बेइंतहा दबाव है, प्रेशर है कि क्या अमेरिका की मिलिट्री और पेंटागन एक इलीगल एक्शन को जो वॉर क्राइम के ज़मरे में आता है, क्या अमेरिकन पेंटागन इसकी इजाज़त देगा? जबकि पेंटागन के अंदर एक पूरी डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग है जिसमें लीगल एडवाइज़र हैं चेयरमैन जाइंट के भी और ब्रैड कूपर के भी, तो जो हेड हैं और यहाँ पे सेंटकॉम के ये हेड हैं। तो ये इलीगल एक एक्ट है और रिपोर्टर मसलसल जनरल केन और ब्रैड कूपर से ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे कर सकती है अमेरिका की मिलिट्री। अमेरिका की मिलिट्री डेफिनेटली उसके ऊपर ये एक ब्लेम है, कोरिया हो या वियतनाम हो, इराक हो, उसने बहुत दफ़ा इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन कभी इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी को बुलंद बाउंड तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया। हमेशा उन्होंने कहा कि ये गलती हो गई, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि अब इस किस्म की जो सिचुएशन अब बन चुकी है, तो यहाँ पे उसको बहुत ही सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये बात इस हद तक जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर उन पे बिल्ड हो चुका है। ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि चंद घंटे पहले अगर इस स्टोरी को देखा जाए तो ये पब्लिश हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उस डेडलाइन को देखा जाए और इसको देखा जाए तो इस टाइम को मद्देनजर रखते हुए ये मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ टाइमलाइन भी, यहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री ने अपने एसेट्स को मूव ही नहीं किया। मीन के वो जो हमला करने की जो डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन थी और मिलिट्री ने जो हमला करने की वो बात की, तो वो उन्होंने अपनी मिलिट्री को मूव ही नहीं कराया। तो यहाँ पे देखें कि अब आप समझ सकते हैं कि एज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और मशीन उन्होंने अपने आप को इस हमले के लिए तैयार ही नहीं किया। अब यहाँ पे आपके सामने ये शेयरिंग कुछ हो रही हैं, तो ये सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है कि जनरल केन जो हैं इस चेन ऑफ कमांड में आते ही नहीं हैं। जनरल केन की अगर बात की जाए वो हैं भी कमज़ोर, डेफिनेटली वीक हैं, लेकिन इस चेन ऑफ कमांड में प्रेसिडेंट डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने सेक्रेटरी डिफेंस विद हेडसेट को, और वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं ब्रैड कूपर को जो कि हेड है सेंटकॉम के। और यहाँ से देखें मिलिट्री स्ट्रक्चर अगर अमेरिका का देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो ओवरऑल मिलिट्री के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल रखते हैं। उसकी 11 कमांड हैं, सेंटकॉम की एक कमांड है,
पैसिफिक कमांड इसकी सेकंड कमांड है, नॉर्थ अमेरिका की कमांड है, अफ्रीकन कमांड है, यूरोपियन कमांड है और स्पेस कमांड है। तो ये सारी कमांड्स डायरेक्टली तौर पे प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स लेती हैं थ्रू द सेक्रेटरी डिफेंस। ये आपके सामने शेयरिंग कुछ हो रही है, इसको आप देखेंगे। तो दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट फिगर्स मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको डिसाइड करने में आपके लिए इजी होंगी। पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया वो दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूरत थी, जो उनको पॉलिटिकली इस क्राइसिस से निकाला। ये और बात है कि अमेरिका ने कोई हमले अभी तक बंद नहीं किए। डेफिनेटली ये कुछ जो है ना आप देखते हैं, जैसे इसराइल के भी आप हमले देखें तो अभी तक सिचुएशन देखते हैं किस तरफ जाती है। तो बहरहाल ये हैं सिचुएशन जिनकी बेस पे आपके लिए ईजी होगा डिसाइड करना। हम अमेरिका ने भी सुबह से जो है ना क्या कहते हैं बहुत सारे हमले किए हैं, ट्यूसडे के दिन भी, जो कि आज के दिन ही जो है ना क्या कहते हैं उन्हीं चीज़ों को दोबारा से डिस्ट्रॉय किया जहाँ से ऑलरेडी वहाँ पे वो हमले कर चुका है। तो ये देखें कि सिचुएशन ऐसी बन चुकी है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि दुनिया कभी इस नहज पर भी आ सकती है। अभी तक की जो सिचुएशंस थी वो मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ एविडेंसेस आपके सामने रखे हैं, तो इनकी बेसिस पे भी आपने अंडरस्टैंड किया है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं जिनको आपको देखना है कि किस तरह दुनिया और अमेरिका के अंदर किस तरह प्रेशर था लोगों के जहनों के ऊपर, जिसके नतीजे में प्रेसिडेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा है। यस, डेफिनेटली पाकिस्तान इसमें फिगर इन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक ट्वीट में डेफिनेटली हमने उनको जो है ना क्या कहते हैं रिक्वेस्ट की है। तो अभी की सिचुएशन के सामने देखते हुए, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव जेस्चर है, तो होपफुल के इसको सीज फायर को एक परमानेंट सीज फायर की तरफ लेकर जाया जाएगा। ये कि टेम्परेरी 15 डेज का सीज फायर है। तो देखते हैं कि अब आगे किस तरफ आप बढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे की सिचुएशंस अगले व्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के व्लॉग्स और इस तरह के इंफॉर्मेटिव एविडेंसेस बेस जो आपके सामने मैटर्स हैं उनको देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव अ लॉन्ग लाइफ। थैंक यू।